अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फर्स्ट टेस्ट। मैं हूं आपका होस्ट हुरशफ़ी और आज बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर एक सर्वे कंडक्ट हुआ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से, जिसमें पता लगा है कि पाकिस्तान का सबसे करप्ट इदारा कौन सा है। और ये आप सब जानते ही होंगे, लेकिन इसको डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन इंडेक्स जो है वो बेहतर हुआ है और ख़राब हुआ है, और सबसे इदारा जो करप्ट बताया गया उसकी क्या मसाइल हैं। जो सबसे सख्त न्यूज़ है मेरे ख्याल से आज की, वो ये है कि आदिल राजा जो एक यूट्यूब ब्लॉगर थे, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते थे, पाकिस्तान के हालात के ऊपर बात करते थे। उनको यूके कोर्ट ने डेफेमेशन केस में वर्डिक्ट उनका पास कर दिया। उसकी जो फाइनल अपील्स थी वो भी जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। और उस पे उसकी क्या इम्प्लिकेशंस होगी, जो सिटीज़न जर्नलिज़्म है, जो लोग यूट्यूब पे व्लॉग्स करके अपना जर्नलिज़्म दिखाते हैं, शो करते हैं, और अब इसमें चेंजेस क्या आएँगी, लोगों की अकाउंटेबिलिटी कितनी हो गई है। तो इन सब चीज़ों को डाइसेक्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं और एनालाइज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी अपनी कोई राय होती है तो वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, उससे हमारी बहुत हेल्प होती है। तो पाकिस्तान में एनसीपीएस जो है हुआ बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एनसीपीएस स्टैंड्स फॉर नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे। और इसके अंदर जो पहले जो अच्छी बातें थी वो ये थी कि जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि बड़ी अच्छी न्यूज़ है, हम चाहते हैं कि इसी तरह बेहतरी आती जाए। तो 66% लोग जो हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि उन्होंने 2025 में कम या बिल्कुल ही रिश्वत उनको किसी भी पब्लिक इदारे में, गवर्नमेंट इदारे में नहीं देनी पड़ी। और ये पब्लिक परसेप्शन में उन्होंने नोट किया सर्वे के अंदर कि ये बेहतरी आई है। उसके साथ-साथ जो है बताया गया कि जो सबसे करप्ट इदारा इस वक़्त पाकिस्तान का जा रहा है, वो पुलिस है। पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और केपी सब में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं परसेंटेज थी, वो करप्शन परसेप्शन की, वो पंजाब के अंदर थी। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पुलिस के हवाले से आई हुई है। अभी पीछे 2 दिन पहले डकी भाई जो हैं, उनका भी व्लॉग है, उनका पूरा केस जो चला उसके ऊपर भी बहुत जो है वो तनकीद की गई है कि जिस तरह उन्होंने बताई अपने सारे पूरा वाक़या बताया कि कहाँ से कहाँ, किस तरह उनके साथ क्या-क्या हुआ। तो नज़र ये आता है कि जो पुलिस का इदारा है पाकिस्तान में, उसके पास एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको अब्यूज़ करना भी बहुत आसान है और वो अब्यूज़ होता भी है। नो डाउट कि पुलिस के अंदर मेरे भी आप हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, हम सबको बहुत अच्छे-अच्छे पुलिस वाले भी मिले हैं, जो बहुत ईमानदार भी होते हैं। लेकिन ये परसेप्शन भी है और ये रियलिटी भी है मेरे ख़्याल से थोड़ी-थोड़ी, कि पुलिस के अंदर सबसे ज़्यादा करप्शन वो रिपोर्ट की जाती है। जब भी किसी से बात की जाए तो वो बताता है कि पुलिस में ये हुआ, पुलिस वाले ने मेरे साथ ये किया। और जो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी है, वो जो भी इदारे करते हैं वो या तो नहीं कर रहे। जो पुलिस की परसेप्शन है, जो पाकिस्तान के अंदर एक बेसिक परसेप्शन है कि फ़िज़िकल रिमांड का मतलब ये होता है कि लोगों को हवालात में पकड़ के टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है। इसको फ़िज़िकल रिमांड कहते हैं, जबकि ये बिल्कुल इसके बरअक्स बात है। फ़िज़िकल रिमांड का मतलब, आप जो भी पढ़ा-लिखा आदमी है उसको पता है कि वो फ़िज़िकली एक जगह पे कन्फाइनमेंट है उनकी, एक बंद कर देना उनको, उसको कहते हैं, ना कि मार-कुटाई को। लेकिन मेरे ख़्याल से पुलिस एक ऐसा इदारा है जो डायरेक्टली अवाम से रिलेटेड है, अवाम के थ्रू ही बनता है। सबसे ज़्यादा लोग जिनको मैं जानता हूँ किसी इदारे में, वो पुलिस में हैं। मेरे जानने वाले किसी और इदारे में शायद कम हो, पुलिस में सबसे ज़्यादा है। और इसी तरह सब हर मोहल्ले में से 2 लोग पुलिस के होते हैं, एहलकार होते हैं। कोई बड़े ग्रेड पे होता है, कोई नीचे हवलदार लेवल पे होता है। बट वी ऑल नो समवन जो कि पुलिस के अंदर है। और ख़ुसूसी तौर पे मेरे ख़्याल से ये एक इट्स अ शैडो, ये आपका मिरर करता है आपकी सोसाइटी को, कि आपके घर में से ही जो तरबियत होके जा रहा होता है पुलिस में, वही नज़र आती है आगे। पुलिस के अंदर मेरे ख़्याल से करप्शन सबसे ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज़ करप्शन पूरे पाकिस्तान में हर इदारे में भी है, हर इंसान के अंदर भी है। बेईमानी का अंसर जो है वो हर पाकिस्तानी में नज़र आता है। लेकिन पुलिस ख़ुसूसी तौर पे वो इदारा है जो करप्शन और क्राइम को रोकने के लिए है। जब वो ही करप्ट हो जाता है तो रोकना इन चीज़ों को ये एक्सपेक्ट करना कि और कम होंगी, बहुत मुश्किल होता है। और इसके लिए मेरे ख़्याल से आपको अपने गिरबान में झाँकना पड़ता है कि आपके घर से किस तरह की तरबियत हो रही है, आपके मोहल्ले से, आपके इलाके से लोगों बच्चों की कैसी तरबियत है कि वो जब पुलिस में जाते हैं, किसी भी इदारे में जाते हैं, किसी भी काम में जाते हैं, व्हाई आर दे प्रोन टू बीइंग बिकमिंग करप्ट? वो भत्ताखोरी या वो रिश्वत लेने के काम में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं? अच्छा, अगर अब इस पे गवर्नमेंट लेवल पे बात करूँ तो हर तरह की गवर्नमेंट हमने पिछले 10-15 सालों में देखी है।
लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने इस इशू के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया, इस इदारे के ऊपर ज़्यादा सख्ती नहीं की मेरे ख्याल से। पंजाब के अंदर बहुत से अच्छे काम होते रहे, गवर्नमेंट फेडरल के अंदर के थ्रू भी बहुत अच्छी पॉलिसीज़ भी आई होंगी पहले भी और अब भी। हर सूबे के अंदर अगर ये सबसे करप्ट इदारा माना जाता है तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ फोकस है सारी गवर्नमेंट्स का, सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का और फेडरल गवर्नमेंट्स का, वो इस इदारे के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि ये जिस तरह कि मैंने पहले कहा कि अगर वो इदारा जो करप्शन को रोकने के लिए बना है, जो क्राइम को रोकने के लिए बना है, वो ही जो है कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, तो ना तो लोग सेफ फ़ील करते हैं, ना आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेहतरी आएगी। तो जितने भी इक़दामात किए गए हैं डेवलपमेंट के हवाले से इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, उन सबको आई कमेंड। लेकिन मेरे ख़्याल से जो नेक्स्ट स्टेप है पाकिस्तान की डेवलपमेंट और बेहतरी की तरफ जाने के लिए, जो पाकिस्तानियों की खुशहाली के लिए अगला स्टेप लेना चाहिए, वो पुलिस के ऊपर फोकस होना चाहिए। मैं सिर्फ क्रिटिकल नहीं हो रहा, मैं रियलिस्टिक हो रहा हूँ कि पुलिस के बेहतर होने से बहुत सी बेहतरियाँ आई भी हैं, लेकिन पुलिस के अंदर जो जितना भी अब ये करप्शन का और मेरे ख़्याल से अब्यूज़ ऑफ पावर का आंसर रह गया, अब इसको टैकल करना मेरे ख़्याल से हमारी गवर्नमेंट का, सारी गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की और फेडरल गवर्नमेंट का नेक्स्ट और फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, प्रायोरिटी बननी चाहिए ये। तो अब उस फैसले के बारे में बात करते हैं जिससे सोशल मीडिया के ऊपर और जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है लंदन में, यूके में, उनके अंदर से ऐसी शॉकवेव्स गुजर रही हैं। जो यूट्यूब व्लॉगर्स हैं, जो सिटीजन जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं, उनके आगे एक अकाउंटेबिलिटी का पत्थर सामने आ गया है। उनको नज़र आ गया कि जो भी हम अल्फाज बोलते हैं, वी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। क्योंकि लंदन के कोर्ट ने जो है वो फाइनल आफ्टर मैनी अपील्स इन कोर्ट एज वेल, अब उन्होंने फाइनल वर्डिक्ट दिया है आदिल राजा साहब को, और बहुत ही हेफ्टी सम जो है उनको अब पे करना पड़ेगा इन डैमेजेस जो उन्होंने अल्फाज बोले। तो बताते हैं कि ओवरऑल केस क्या था, ये ऑर्डर क्यों आया, ये फैसला इनके खिलाफ क्यों दिया गया है। तो लंदन हाई कोर्ट ने जो है 8 दिसंबर को अपनी फाइनल जजमेंट, ये डेफेमेशन का केस था, डेफेमेटरी रिमार्क्स का अगेंस्ट आदिल राजा, उन्होंने अपने ब्लॉग के अंदर कुछ बातें बोली थी अगेंस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर, जो कि एक फॉर्मर आईएसआई पर्सनल थे। तो उस पे फाइनल जजमेंट दी है जज ने, और उन्होंने कहा है कि एज पर द रूलिंग बाय रिचर्ड स्पीयरमैन, आदिल राजा मस्ट पे अ हेफ्टी अमाउंट, 50,000 पाउंड जो है डैमेजेस में देने हैं उन्होंने टू ब्रिगेडियर राशिद नसीर। तो कोर्ट ने ये रूल किया है कि जो आदिल राजा साहब ने एलिगेशंस और एक्यूजेशंस लगाई थी ब्रिगेडियर राशिद नसीर के ख़िलाफ़, वो सारी बेसलेस हैं और अनफाउंडेड है, और उनका कोई, उन्होंने जो है वो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी, कोई ऐसी सोर्स नहीं बताई जिससे वो प्रूव हों कि ये सच है। ना ही उन्होंने कहा कि ये ओपिनियंस थे, ये प्रेज़ेंट किए गए थे एज़ फैक्ट्स। तो सबसे पहले तो कोर्ट ने कहा है कि आदिल राजा साहब जो हैं वो सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जो है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, एक्स हो गया जिसको हम फॉर्मरली ट्विटर के नाम से जानते थे, उसके अलावा फ़ेसबुक, यूट्यूब और उनकी अपनी भी जो वेबसाइट है, उसके ऊपर वो पब्लिक अपॉलजीज़ देंगे और ख़ुसूसी तौर पे एड्रेस करेंगे जो उन्होंने एलिगेशंस लगाई थी उनके खिलाफ, जितनी बातें। तो मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा बेइज़्ज़ती और सख्त अकाउंटेबिलिटी कम ही होती है। और उसके साथ एक बहुत बड़ा अमाउंट 50,000 पाउंड जो है वो उन्होंने डैमेजेस में देना है टू ब्रिगेडियर राशिद नसीर, और उसके अलावा लीगल कॉस्ट जो है वो तकरीबन 2,60,000 पाउंड्स की, वो भी उन्होंने पे करनी। ये सब कुछ जो है कोर्ट ने कहा है कि आदिल राजा साहब ने 22 दिसंबर तक करना है, और कोई आगे दोबारा अपील वो नहीं कर सकते। उन्होंने बार कर दिया कि और अपील कोई नहीं होगी, और इसके अलावा आइंदा आने वाले वक्त में कभी भी आदिल राजा साहब जो हैं वो इस तरह की डेफेमेटरी रिमार्क्स या इस तरह की अपने ओपिनियन कहते कहते वो जो फैक्ट स्टेट कर जाते हैं, वो नहीं कर सकते। अब वो खसूसी तौर पे एलिगेशंस क्या थी जिसकी वजह से ये सारा केस बना है, उसमें इन्होंने खसूसी तौर पे कहा कि नसीर साहब ने करप्शन, इलेक्शन रिगिंग, मैनिपुलेशन ऑफ कोर्ट्स, पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स की बात हो रही होगी क्योंकि यूके के कोर्ट्स पे तो इस तरह का सवाल उठा नहीं सकता, और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और लीगल केसेस के अंदर इन्फ्लुएंस को किया गया। ये सारी एलिगेशंस थी जो आदिल राजा ने लगाई रिटायर्ड ब्रिगेडियर राशिद नसीर के ऊपर। तो जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई, ये सारी चीज़ों को रिव्यू किया गया, तो पहले तो कोर्ट ने कहा कि जी ये आपके ओपिनियंस नहीं थे। तो 3 तरीके से केसेस जो हैं उनको डिसमिस कराया जाता है या जीते जाते हैं। पहले आप कहते हैं जी जो इल्ज़ाम हमारे पे लगा हुआ है डेफेमेशन का, वो नहीं लगता, कि हमने फैक्ट नहीं स्टेट किया, हमने अपना ओपिनियन दिया है। ओपिनियन पे डेफेमेशन केस अक्सर इस तरह नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह प्रेज़ेंट किए, एक तो ये ओपिनियन नहीं है, आपने फैक्ट स्टेट किए। दूसरा, आपके पास कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है टू एज़ एविडेंस आप यूज़ कर सकें कि ये वाक़ई सच है।
उन्होंने आदिल रियाज साहब ने बहुत से और कॉरेस्पॉन्डेंट से कहा, जर्नलिस्ट से कहा कि जी आप आके, इमरान रियाज साहब से भी कहा कि आप आके अगर अपना बयान दें तो मेरी इस कोर्ट प्रोसीडिंग में बड़ी हेल्प होगी इस केस के अंदर। इमरान रियाज साहब ने कहा कि नहीं जी, मैं बाहर भी आ गया हूँ, लेकिन ये तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ कुछ क्या है, इस खसूसी तौर पे ये जो सारी स्टेटमेंट्स थी वो थी ही फॉल्स एलिगेशंस। फॉल्स एलिगेशन इसीलिए कि एविडेंस तो प्रोवाइड नहीं हुआ, तो कहने को तो मैं भी कुछ बहुत कुछ कह सकता हूँ, आप भी बहुत कुछ कह सकते हैं, और उस पे भी डेफेमेशन केस लगता है। ये जो वर्डिक्ट है इसकी वजह से एक बात पता लगी है कि कोई भी इंसान अगर सोशल मीडिया पे आके किसी पार्टी के बारे में बोलता है, किसी इदारे के बारे में बात करता है, वो पीएमएलएन हो, पीटीआई हो, कोई कुछ भी हो, पीपीपी हो, तो वो सच नहीं हो जाती जस्ट बिकॉज़ 10, 20, 50, 100, लाखों, करोड़ों लोग बोल रहे हैं। सबकी फॉलोइंग करोड़ों में है। तो वो सारे लोग एक बात करें तो मान लेनी नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरे केस से एक चीज़ जो और सामने आती है वो ये कि क्योंकि ये यूके के कोर्ट के अंदर हुआ, पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, तो बहुत से लोग, अगर ये पाकिस्तान के अंदर डेफेमेशन केस होता है या इस तरह के और केसेस होते हैं, तो उस पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि जी इन्फ्लुएंस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये खसूसी तौर पे केस ही जो था वो उन एलिगेशंस के ऊपर था कि मैनिपुलेशन होती है, इस बंदे ने ये किया, इस बंदे ने वो किया, जिस तरह मैंने सारे आपको लिस्ट की चीज़ें, कि इनके ऊपर बहुत सी एलिगेशंस लगाएँगी। यूके के कोर्ट के बारे में कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता। इंटरनेशनल सतह पे जाके किसी और कंट्री, पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक बहुत तगड़ा मुल्क है स्टेट वाइज़, बट उसकी आवाम और उसके जो मसले अंदर के, उनको वो उनका ना तो इन्फ्लुएंस होता है उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, यूके के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस नहीं है। पाकिस्तान डज़ नॉट होल्ड पावर ओवर देम। तो ना कोई इस पे ये कह सकता है कि जी वहाँ पे जजेस के साथ उनको डराया-धमकाया गया। कि ये जो कोर्ट का वर्डिक्ट है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी था और अनइन्फ्लुएंस्ड था। आदिल राजा साहब, आपने नोट किया होगा इस पूरे केस की प्रोसीडिंग में, और इसके बाद भी वो ये नहीं कह पाएँगे कि जी मेरे साथ ज़्यादती हुई, ये तो मिले हुए थे जज उनके साथ। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, और आजकल ख़ास तौर पे जो है, वो इस तरह के बहुत सारे क्लेम्स पाकिस्तान के अंदर के लिए भी होते हैं। नो कि अगर बाहर के कोर्ट में जाती है चीज़ और वहाँ पे वर्डिक्ट वो नहीं निकलता जो सारी जो ओवरवेलमिंग ओपिनियन लोगों के दिलों में परसेप्शन बना दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली चीज़ों में भी कुछ लीव सम रूम फॉर डाउट। हर चीज़ जो है वो इतने आसानी से कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा होता, कुछ ना कुछ सच्चाई भी होती है दोनों तरफ। तो ये यूके के कोर्ट में क्योंकि फैसला है, इस वजह से मेरे ख्याल से आदिल राजा तक जितने भी लोग हैं, उनको आइंदा के लिए एक बहुत बड़ा लेसन मिल गया है, मी इंक्लूडेड। मेरे समेत मैं कहता हूँ सबके लिए ये एक ऐसी ये थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि आप अपनी चीज़ों को, या तो आपका वो ओपिनियन हो, पता लगे, यू वेब मेक श्योर कि सबको पता हो कि आपका ओपिनियन है। वरना आपके पास ऐसी कॉन्क्रीट एविडेंस हो कि आप कोर्ट में भी जाएँ, तो आपको 50,000 पाउंड की और 2,60,000 पाउंड की लीगल फ़ीस, लीगल कॉस्ट ना देनी पड़े। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये जो आदिल राजा की लीगल डिफीट है, ये सिर्फ़ उनकी डिफीट नहीं है, ये बल्कि एक वेकअप कॉल है सबके लिए। कि सोशल मीडिया के ऊपर व्लॉगिंग करें, आप सिटीज़न जर्नलिज़्म करें, लेकिन आप ये देखें कि आपके हाथ में फाइनल से नहीं है। आप एक कोर्ट रूम में नहीं बैठे कि आप कुछ कह देंगे तो वो मान लिया जाएगा और उसकी कोई बैकलैश नहीं होगा, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी या रिपरकशंस नहीं होंगे। कोर्ट्स जो है वो आपको अकाउंटेबिलिटी होल्ड कराते हैं, और ये बात बहुत अच्छी है कि इंटरनेशनली जो है वो अब डिफरेंट कंट्रीज़ के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर डेफेमेशन केसेस इस तरह की पकड़ हो रही है। तो जब भी आप खुद भी करें, और ऑडियंस से भी यही गुज़ारिश होती है कि जब आप देखें किसी को तो मेक श्योर के फैक्ट्स जो हैं वो वेरीफ़ाई करे इंसान। जो क्लेम्स हों वो सपोर्टेड हों किसी चीज़ से, और अगर कोई वैसे ही कोई बात करे तो वो बताए आपको कि ये मेरा ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है। आप इसको फैक्ट ना लीजिएगा, आप इसको ओपिनियन के तौर पे लीजिएगा। और ये वायरल कल्चर जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरे दुनिया के अंदर आजकल, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया से बहुत तेज़ी आ गई। इस सब को एक टेक अ स्टेप बैक, साँस लेके तहम्मुल से देखा भी करें, और उसके बाद अपना ओपिनियन उसके ऊपर बनाया करें। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिस तरह मैंने कहा, आपकी अगर अपनी कोई राय है तो वो कमेंट्स में ज़रूर दें, उससे हमारी बहुत हेल्प होती है।